हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारा एलडीसी एएमई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था अभी रिसेंट में, ऑन द डेट ऑफ 20th नवंबर 2022 बाय NAIR नायर। तो उसका जो शिफ्ट वन का पेपर था एएमई ऑब्लिक AWM पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में हम उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पूछा गया है, प्रपोजल फॉर मशीनरी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट अंडर वर्क्स प्रोग्राम इज प्रपोज्ड इन द फॉलोइंग। ओके, तो इसका आंसर क्या है? जैसा कि ऑप्शन में टिक है यहाँ पे, DRF, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, DRF की अगर बात करें तो इस फंड को इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में, और यह रेलवे में अभी सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग फंड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, 8 डिजिट का जो क्लासिफिकेशन है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जिसमें कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, मेजर हेड, माइनर हेड और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इन सब की बात करी थी अपन ने। तो इसमें अगर हम इसके फाइनेंस कोड की बात करें, या सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जो कोड है यहाँ पे, तो वो डेडिकेटेड कोड दैट इज़ 21 फॉर DRF। इसके अलावा DF फंड जो होता है, डेवलपमेंट फंड होता है, इसके लिए जो फाइनेंशियल कोड है, क्योंकि ये DF 1 2 3 4 में होता है, तो 23 33 43 और 53, दैट इज़ द कोड फॉर डेडिकेटेड फॉर DF। इसके अलावा RRS के जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है, इसके लिए डेडिकेटेड कोड है, दैट इज़ 29। ठीक है, DRF को 1924 में, सॉरी 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था, मैंने 1921 अभी बोला, दैट इज़ 1924, सॉरी। और इसका जो पुराना नाम है अगर बात करें तो दैट इज़ प्रोग्राम रेवेन्यू। ठीक है, तो प्रोग्राम रेवेन्यू के नाम से था ये, और जिससे बाद में DRF बोला गया, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है, इसमें इसका जो अकाउंट है वह जोनल और रेलवे बोर्ड लेवल पे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि हर एक फंड के साथ डेबिट और क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। तो डेबिट के रूप में जो फंड्स है, जनरली रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूएबल्स, कुछ भी चीज़ें हुई, जैसे मान लो ब्लास्ट का हमें रिप्लेसमेंट करना हुआ, या कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया तो उसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक करना हुआ, तो इसमें क्या होगा, फंड का डेबिट होगा। और क्रेडिट पोर्शन की अगर बात करें तो जैसे हमारा रेलवे कन्वेंशन कमेटी होता है, RCC जिसे बोलते हैं, तो इसके रिकमेंडेशन पर क्या होता है, हर एक फंड्स में अमाउंट्स को डिसबर्स किया जाता है एनुअली। सो द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एनुअली फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यूज़, तो रेलवे रेवेन्यूज़ से जितना भी अमाउंट DRF में जाएगा, दैट इज़ क्रेडिटेड पार्ट ऑफ द फंड। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ फंड है, DRF में जो पहले से कुछ बचा हुआ फंड है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अ क्रेडिट पार्ट। और जो भी जैसे हमारा डिस्पोजल ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट से जो अमाउंट रियलाइज होगा, वो भी हमारा क्रेडिट पार्ट होगा। तो यह हमारा DRF है, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो
यहाँ पूछा है विच आर द फॉलोइंग पनिशमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रमोटेड। ठीक है, किस पनिशमेंट को पाके एम्प्लॉय जो है तो प्रमोट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। विदहोल्डिंग ऑफ पास, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद परमानेंट इफेक्ट, सिंसियोर और विदहोल्डिंग ऑफ पीटीओ। तो विदहोल्डिंग ऑफ पास और पीटीओ जो है वह क्या है, माइनर पेनाल्टीज़ है, सिंश्योर इज माइनर पेनाल्टीज़। तो यहाँ से विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद परमानेंट इफेक्ट दैट इज मेजर पेनाल्टी, SF5 के अंदर आएगा ये। सो SF5 के साथ जो है तो प्रमोशन नहीं मिल सकता। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, वॉट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर D&AR रूल्स। सो डिसिप्लिन अपील रूल्स जो है उसके अंदर में यहाँ पे SF7 क्या है। सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, SF1। डीम्ड सस्पेंशन SF2। टू इशू माइनर चार्जशीट SF11। टू इशू मेजर चार्जशीट SF5 सबको पता है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन वी कैन आंसर इट। सो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इज नथिंग बट SF7। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सबको पता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है दैट इज कैपेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज OPEX। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता है इसमें, और OPEX में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है दैट इज़ फॉर करंट ईयर होता है जनरली। तो यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में बताया है कि ऐसे सारे आइटम्स पर एक्सपेंडिचर्स जो कि जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, या जो ऑपरेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक्स में, या M&P आइटम्स हैं, तो ऐसे आइटम्स जो है तो दैट इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज द रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ का एक्सपेंडिचर होता है सैलरी पे वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वह हम करंट फाइनेंस ईयर से लेते हैं यहाँ पे, मतलब उसका बजट रहता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ रोलिंग स्टॉक, ठीक है, यह भी क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ रोलिंग स्टॉक, ठीक है, यह भी पार्ट है यहाँ पे। और एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। ये तीनों क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज नॉट, दैट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप न्यू व्हील लेथ, तो न्यू व्हील लेथ मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई एसेट्स है उसका क्या कर रहे हैं, उसको कोई एसेट्स है, ठीक है, जैसे उसका कंस्ट्रक्शंस हो गया, रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स हो गया। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स हो गया, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हो गया, ठीक है, या कोई नया आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप न्यू लेथ, न्यू व्हील लेथ इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो इट इज अ कैपेक्स और ये क्या है, ओपेक्स है। ठीक है ना। तो आपने अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा तो एब्स्ट्रैक्ट A टू एब्स्ट्रैक्ट M देखा होगा आपने। ठीक है, जो डिमांड नंबर 3 टू डिमांड नंबर 14 है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो सभी क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ
जितना भी मोटिव पावर हो गया, C&W हो गया, या M&P हो गया, या आपका रोलिंग स्टॉक पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, फ्यूल पे, ट्रैफिक पे, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर और एमिनिटीज़ पे, ठीक है। तो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। PF पे, पेंशन पे, अप्रोप्रिएशन फंड्स पे, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, टू व्हाट एक्सटेंट कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन इज अलाउड। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 40%, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ फॉर चाइल्ड केयर लीव, शिशु पालन अवकाश, ठीक है। 730 डेज, सबको पता है, मैंने ये कराया हुआ है क्वेश्चन। 730 डेज का जो है अवकाश मिलता है, चाइल्ड केयर लीव मिलता है आपको। सो चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज का रहता है इंटायर सर्विस में, फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। 18 साल तक की आयु तक के लिए जो है उनकी केयर करने के लिए 730 डेज का CCL मिलता है। और डिसेबल्ड चाइल्ड है अगर, तो इस केस में नो एज लिमिट इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, जैसे यहाँ पे 18 ईयर्स है तो इस केस में नो एज लिमिट है फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। और यह जो 730 डेज का मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है, दैट इज़ फॉर नॉट मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। सो फॉर नॉट मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर। और अगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इस केस में जो 3 स्पेल है वह बढ़ के कितना हो जाता है, 6 स्पेल्स हो जाता है, ठीक है। वह एक कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल्स में यह छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, वाइल सैंक्शनिंग वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। देखिए जब भी वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो इस केस में कौन सी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है, वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज, वेरिएशन ऑफ प्राइस, वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी विशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑल ऑफ दीज टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी का वेरिएशन, प्राइस का वेरिएशन या विशिएशन जो है, इन सब को कंसीडर किया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज कंसीडर्ड, ओके, इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर प्राइमरी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी यूनिट होता है वह बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक्सपेंडिचर को किस हेड में इंक्लूड किया गया है, इनकर्ड किया गया है। जैसे सपोज इट में बी अ सैलरी पार्ट, इट में बी अलाउंसेस हो सकता है, या वेजेस हो सकता है, या मटेरियल्स के फॉर्म में हो सकता है, या स्टोर्स के लिए कंज्यूम किया गया है, परचेस ऑफ स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम। तो इन सब के लिए जो है, तो ये बेसिकली ये बताता है हमारा कौन, प्राइमरी यूनिट बताता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से प्राइमरी यूनिट्स हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस के लिए जो है तो प्राइमरी यूनिट 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी यूनिट, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ नॉट को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। सो सैलरी एंड वेजेस आर बुक्ड इन प्राइमरी यूनिट 1, दिस इज राइट आंसर, ओके। मतलब ये सही है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक आइटम इट इज़ बुक्ड इन PU 27,
तो PU27 के लिए जो बुक्ड आइटम है दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। सो PU27 स्टॉक आइटम के लिए बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन स्टॉक आइटम और डायरेक्ट परचेस इट बुक्ड इन PU28। तो PU28 दैट इज जो हमारा डायरेक्ट परचेसिंग होता है नॉन स्टॉक आइटम का, तो वह PU28 के तहत होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स एक्सपेंडिचर इज बुक्ड इन PU30। तो बेसिकली हम PU30 की बात करें तो PU30 इज नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो PU30 जो है तो हमारा क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स की तो यह PU32 होता है, दैट इज व्हाट PU32। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। प्लीज रिमेंबर इट, PU30 फॉर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट अगर बात करें PU34 की, जैसे तो PU34 क्या होता है, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेज ऑन POH। ठीक है, और जो PU35 होता है दैट इज, अगर बात करें यहाँ पे तो एक तरह से देखिए, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स। ठीक है, तो इंटर और इंट्रा रेलवे का फर्क है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, Which are the following is not a forum for discussion between the staff and management in railways? तो JCM हो गया, PNM हो गया, PREM हो गया, विशाखा कमेटी। ठीक है, तो यहाँ एक नया नाम आया है, विशाखा कमेटी। ठीक है, तो बाकी जितने अदर फोरम हैं अगर उनकी बात करें यहाँ पे, तो वो सभी फोरम में क्या है, स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में क्या होता है, डिस्कशन होता है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे ये जो विशाखा कमेटी है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फोरम फॉर द डिस्कशन बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट इन इंडियन रेलवेज। बेसिकली विशाखा कमेटी जो है अगर हम बात करें तो जैसे यह वुमेन हरेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो वुमेन्स का सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड एट अ वर्क प्लेस, सो इट्स प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को डील करता है। ठीक है, तो विशाखा कमेटी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपको पता है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी एंड पार्टीशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, दीज आर द फोरम फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर रूल 6 ऑफ D&AR। ठीक है, सो सिंश्योर, withholding of what, इंक्रीमेंट, टेम्परेरी। इसके अलावा सस्पेंशन और कंपलसरी रिटायरमेंट। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ पेनाल्टी। ओके, इसके अलावा सिंश्योर हो गया, ठीक है, और अस्थायी रूप से वेतन वृद्धि पर रोक और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये तीनों क्या हैं, दैट इज़ द पेनाल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप सभी को पता है, आप सभी आंसर कर लेंगे। ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिमांड नंबर से। सो अंडर द रिवाइज्ड डिमांड स्ट्रक्चर, डिमांड ऑफ ग्रांट्स फॉर एक्सपेंडिचर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल आर अकाउंटेड फॉर, यहाँ पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है और इनकरेक्ट है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल आर अकाउंटेड फॉर डिमांड नंबर 10। तो डिमांड नंबर 10 इज दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, बिल्कुल सही है ये सही कथन लिखा हुआ है यहाँ पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन आर अकाउंटेड फॉर डिमांड नंबर 6, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर आर अकाउंटेड फॉर डिमांड नंबर 5, बिल्कुल सही है। डिमांड नंबर 5 पे जो होता है
वह मोटिव पावर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे बोर्ड इज अकाउंटेड फॉर इन डिमांड नंबर 2। तो डिमांड नंबर 2 जो होता है, ठीक है, ये गलत है। ओके, सो दिस इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक्सपेंडिचर of a railway board is accounted for in demand number 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पेसिफिक मेंशन फॉर, इसका आंसर डिमांड नंबर 1 होगा, है ना, दैट इज डिमांड नंबर 1। रेलवे बोर्ड के एक्सपेंडिचर डिमांड नंबर 1 में आते हैं। सो नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग हैज स्पेसिफिक मेंशन फॉर रेलवे मैन दैट पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, सो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ पावर, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी और मैकेनिकल कोड। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर जो है यहाँ पे, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड्स और कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटरी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। सो द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइम फेसी बी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, जब तक कि कोई भी इनसिग्निफिकेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, granted to meet expenditure of a particular type should be so regulated that allowances are not to be whole source of profit to the recipient। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर, जैसे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी एट अ हेड क्वार्टर लेवल। तो हेड क्वार्टर लेवल पे जो पीएनएम को हेड करते हैं वो कौन करते हैं, जीएम सर करते हैं। ठीक है, सो जनरल मैनेजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट डज रूल 14(2) ऑफ द रेलवे D&AR। देखिए सभी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, मतलब ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया है और सभी बिल्कुल मेहनत नहीं की गई है, सभी क्वेश्चंस को इसी प्रकार रख दिया गया है। तो यहाँ पे व्हाट डज रूल 14(2) की बात करें अगर यहाँ पे, तो रिमूवल और डिसमिशल आफ्टर इंक्वायरी, कंपल्सरी रिटायरमेंट विदाउट एनी इंक्वायरी, रिमूवल डिसमिशल इन केस ऑफ कन्विक्शन, रिमूवल और डिसमिशल व्हेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रूल 14(2), दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रिमूवल और डिसमिशल व्हेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा है, हाउ मच मैक्सिमम एक्स ग्रेसिया इज पेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ अकरिंग इन कोर्स ऑफ ड्यूटी। सो यहाँ पूछा है हाउ मच मैक्सिमम एक्स ग्रेसिया इज पेड टू रेलवे एम्प्लॉयज इन केस ऑफ डेथ अकरिंग इन कोर्स ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें RBE नंबर 139/2016 की, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन, revision of provisions regulating ex gratia lump sum compensation to families of railway employees who die in harness in performance of bona fides official duty। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी,
तो उस केस में जो अमाउंट है, एक्सग्रेशिया अमाउंट, दैट इज 25 लाख है। ओके, सो इस केस में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो आंसर होगा दैट इज 25 लैक्स होगा, जो रिसेंट अभी आपका लेटर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 25 लैक्स होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे कई बार क्या होता है, एक्ट ऑफ वायलेंस और कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स और टेरिटरीज में वायलेंस हो गया, तो उसके कारण जो भी डेथ हुआ हुआ तो इस केस में भी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इस केस में भी एक्सग्रेसिया अमाउंट जो है वह कितना 25 लैक्स ही है। ठीक है, सो 25 लैक्स इज द राइट आंसर। इट में भी गो फॉर। ठीक है, आप इस पे एक बार ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एलएपी। तो एलएपी के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वह कितना है, 300, सबको पता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर क्लॉज 3(1) ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रेलवेज दैट एवरी रेलवे सर्वेंट शैल कंप्लाई एट ऑल टाइम्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉज 3(1। ठीक है, तो जितने भी आपके सर्विस कंडक्ट रूल की क्लॉज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो रेलवे सर्वेंट शैल कंप्लाई एट ऑल टाइम्स, व्हाट शैल लुक आफ्टर हिज फैमिली वेरी वेल। ठीक है, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे बोला है नॉट स्पेसिफिकली। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि डिवोशन टू ड्यूटी मेंटेन करना है आपको, कोई भी ऐसा अनबिकमिंग थिंग्स नहीं करना है। ठीक है, रेलवे सर्वेंट्स को एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में हैं। जो चीज़ नहीं है दैट इज़ शैल लुक आफ्टर हिज फैमिली वेरी वेल। ठीक है, इसके बारे में नहीं बोला गया है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच अथॉरिटी इज empowered टू ऑर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स अंडर DAR प्रोसीडिंग्स। तो कट इन पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर DAR प्रोसीडिंग्स के तहत जो है उनकी जो पावर्स है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए 23 23 दैट इज 23 33 43 53। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इज फाइनेंस फ्रॉम। तो यहाँ पे जो लेबर वेलफेयर वर्क है उसका जो कॉस्ट है वह DF2 से फाइनेंस्ड है। ठीक है, DF2 के अंतर्गत आता है यहाँ पे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि डेवलपमेंट फंड है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, और इसका पहले जो नाम था वह बेटरमेंट फंड था, बेटरमेंट फंड। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो DF1, DF2, DF3 और DF4 है। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली जैसे पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ में जो फंड डेबिट होता है, या लेबर वेलफेयर वर्क के लिए जो फंड होता है, सेफ्टी वर्क्स के लिए होता है। ठीक है, अनरिन्यूमरेटिव वर्क्स के लिए जैसे वाटर सप्लाई देना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, या इन्फ्रिंजमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो इन सब में ये सब क्या है, अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स हैं। सेफ्टी वर्क्स हो गए। ठीक है, जैसे ऑल सेफ्टी वर्क्स अदर देन LC गेट्स, ROB, RUB। ठीक है, तो जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स हो गए, या रेलवे ओवरब्रिज हो गया, रेलवे अंडरब्रिज हो गया, इसके अलावा जितने भी सेफ्टी वर्क्स हैं वो सब क्या डेवलपमेंट फंड में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DF2 लेबर वेलफेयर वर्क के लिए जो होता है कॉस्ट, वो DF2 से होता है।
नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन अंडर हाउ मच पीरियड? आफ्टर 3 month, after 2 month, after 4 month, and none of the above. So correct answer is after 3 month. तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस जो है इज डन आफ्टर 3 month. नेक्स्ट है द डेवलपमेंट फंड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी हेड्स? देखिए पूछ ही लिया ना ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया DF1, DF2, DF3, DF4 और 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में है। इसको याद रखने का तरीका जो है, तो DF1 में बेसिकली क्या आता है, जो पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ हैं, दैट इज़ P फॉर पैसेंजर। सो पैसेंजर और अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ वो DF1 में आती है। DF2 में आता है लेबर वेलफेयर वर्क्स, DF2 में आता है। DF3 में क्या आता है, अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स, जो कि रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में किया जाता है। अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स वो सब क्या आएंगे, वो आएंगे आपके DF3 में। और DF4 में क्या आएंगे, सेफ्टी वर्क्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि LC गेट और ROB RUB को छोड़ के जितना भी सेफ्टी वर्क्स है वो इसमें आएगा। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, DF1, DF3, DF4, DF1, DF2, DF3, DF4। ठीक है, तो पैसेंजर एमिनिटीज़ में खर्चा, जो लेबर वेलफेयर वर्क्स में खर्चा, अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स में खर्चा और सेफ्टी वर्क्स में जो भी खर्चा हो रहा है वो डेवलपमेंट फंड से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिटायरमेंट ग्रेचुटी? इट इज पेड इक्वल टू 15 days 15 days पे ईच completed year of service. So it is paid equal to 15 days pay each completed year of service. It shall not exceed 15 months pay if service is more than 15 years. It shall not exceed 6 months pay if service is less than 15 years. Group A officers are not paid gratuity. तो यहाँ नॉट ट्रू बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रुप ए ऑफिसर्स आर नॉट पेड ग्रेचुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द अनअवेल्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट शैल बी क्रेडिटेड टू हिज और हर लीव अकाउंट एज। तो जैसे ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलता है ना, 10 days, 12 days, 15 days। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो ज्वाइनिंग टाइम लीव होता है यहाँ पे, तो वह किस अगर वह स्टाफ ने नहीं लिया है तो वह उसके लीव अकाउंट में किस रूप में क्रेडिट होगा, LHAP, LAP, कैजुअल लीव और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे RH। सो इसका आंसर है LAP। इसका आंसर क्या होगा, LAP के फॉर्म में क्रेडिट होगा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, GM सर है यहाँ पे, कैन सैंक्शन MNP प्रपोजल कॉस्टिंग अप टू 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 30 लाख। तो GM सर के पास है जो पावर है यहाँ पे फॉर सैंक्शनिंग MNP। तो जनरल मैनेजर कैन सैंक्शन MNP प्रपोजल्स कॉस्टिंग अप टू 20 lakhs, 50 lakhs, 1 करोड़, 30 lakhs। तो इस केस में अगर हम बात करें तो GM सर के पास जो पावर है, जिसको बोलते हैं GM पॉजिटिव पावर्स ऑन वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली MNP जो कि प्लान हेड 41 का पार्ट होता है। ठीक है, तो GM सर के पास जो है तो 50 लाख ईच केस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 50 lakhs ईच केस। इसके अलावा दिस पावर इज पॉजिटिव पावर्स। ओके, जो रोड सेफ्टी वर्क्स की बात करें अगर, जो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज है तो इसके लिए 1 करोड़ है ईच केस। स्टाफ वेलफेयर के लिए 1 करोड़ इन ईच केस।
कस्टमर इम्यूनिटीज़ के लिए 2.5 करोड़ इन ईच केस। तो इस तरह से यहाँ पे दैट इज़ इसका आंसर क्या होगा 50 लाख, जबकि यहाँ पे 30 लाख दिया है। ठीक है, तो इस पे भी आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार आप जा सकते हैं इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज परमिटेड एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966? क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज परमिटेड, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं परमिटेड है। एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम पर्सन्स और फर्म्स नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग ऑफ वैल्यूज लेस देन 5,000 without sanction of government or normal occasion for group A and group B officers. डिमांडिंग डाउरी नहीं परमिटेड है भाई। स्पेकुलेटिंग इन शेयर मार्केट नहीं परमिटेड है। सो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम पर्सन्स और फर्म नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग ऑफ वैल्यूज लेस देन 5,000 विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटेड इन क्वालिफाइंग सर्विस? सस्पेंशन ट्रीटेड अदर देन ड्यूटी, लीव ऑन एवरेज पे, service during training, and period of suspension which has not been regularized by competent authority to be counted as period of duty as qualifying service. So इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट टाइमिंग सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट? तो यहाँ दिया है बीई, अगस्त रिव्यू, आरई और एफई। ओके, सो विच इज़ द करेक्ट टाइमिंग सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट? अगर यहाँ पे टाइमिंग सीक्वेंस की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, बजट एस्टीमेट तैयार होगा। बजट एस्टीमेट के बाद क्या होगा, उसका अगस्त रिव्यू होगा। अगस्त रिव्यू के बाद उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट होगा और फिर फाइनल एस्टीमेट होगा। तो इस तरह से जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो सपोज कोई प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट कितना है, 10 करोड़ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, और वह प्रोजेक्ट जो है आगे भी चलने वाला है, तो करंट फिस्कल ईयर में हमने उसके लिए जो है तो 6 करोड़ का फंड एलोकेट कर दिया। सो जो है 6 करोड़ जो करंट फाइनेंशियल ईयर में लग रहा है, वह बीई का पार्ट हो गया। ठीक है, बजट एस्टीमेट का पार्ट हो गया। और जो नेक्स्ट 4 करोड़ जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है या खर्च होना है, वह आरई का पार्ट हो गया, दैट इज रिवाइज्ड एस्टीमेट का पार्ट हो गया। सो इफ इंटायर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, सो इस केस में 10 करोड़ जो है वह बीई होगा और आरई क्या होगा, नील होगा। तो इस तरह से आरई इज नथिंग बट अ रिवाइज्ड एस्टीमेट, दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर। ओके, तो इसे हमने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया यहाँ पे, दैट इज बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रपोज्ड इन आरएसपी प्रोग्राम? आरएसपी क्या है, दैट इज रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम फॉर प्लान हेड 21, याद रखिए। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू कोचिंग स्टॉक, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू वैगन, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लोको, रिक्वायरमेंट ऑफ रोड व्हीकल। ठीक है, तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम में जो है कोचिंग स्टॉक, वैगन हो गया और इलेक्ट्रिक लोको, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। रोड व्हीकल का रिक्वायरमेंट जो है तो ये इसमें नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी?
देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोपर्टी, आप स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपर्टी आपको पढ़ के ही जाना है। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द डिमांड, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी यूज फॉर ऑन प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। टीए शुड नॉट बी सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। पब्लिक मनी इज फॉर अ पर्सनल बेनिफिट, सो विच इज नॉट अ कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोpriety। तो इस केस में पब्लिक मनी इज फॉर अ पर्सनस बेनिफिट इज द राइट आंसर। ओके, इसके अलावा जो है तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, वह कैनन्स ऑफ फाइनेंस प्रोpriety में मेंशन है, तीनों चीज़ें मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच इज़ करेक्ट प्लान हेड फॉर आरएसपी प्रपोजल्स, अभी आपको बता दिया मैंने। ओके, प्लानेट 21 बता दिया आपको। प्लानेट 21 किसके लिए है, आरएसपी, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। प्लानेट 41 किसके लिए है, दैट इज एमएनपी। प्लानेट 31 किसके लिए, ट्रैक रेनेबल्स। ओके, प्लानेट 31 ट्रैक रेनेबल्स के लिए है। प्लानेट 42 किसके लिए है, दैट इज वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रपोजल अंडर विच आर द फॉलोइंग फंड शुड मैंडेटरी इंक्लूडिंग इंडिकेट्स आर ओ आर। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल, डीआरएफ, डीएफ, आरआरएस के। सो रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या है यहाँ पे, कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस कैन बी क्लेम्ड अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रन पर एम्प्लॉय। सो 2 चिल्ड्रन पर एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। ठीक है, 2250 फॉर नॉर्मल चाइल्ड और 4500 फॉर दिव्यांग, दैट इज CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट है, कैन अ रेलवे पर्सन कैन बी रिड्यूस्ड अंडर D&AR टू अ लोअर पोस्ट और ग्रेड बिलो हिज रिक्रूटमेंट ग्रेड। तो जो भी उसका रिक्रूटमेंट ग्रेड है, ठीक है, अंडर D&AR, उससे वह डाउनग्रेड नहीं किया सकता या लोअर पोस्ट पे नहीं जा सकता। कैन अ रेलवे पर्सन कैन बी रिड्यूस्ड अंडर D&AR टू अ लोअर पोस्ट और ग्रेड बिलो हिज रिक्रूटमेंट ग्रेड, नो, absolutely नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द एक्सपेंडिचर आर कवर्ड इन प्लानेट 41, अभी आपको डील करा मैंने इसके बारे में। प्लानेट 41 इज रिलेटेड टू MNP। ठीक है, सो MNP इज द राइट आंसर। जैसा कि प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के लिए मैंने आपको बताया, अभी प्लानेट 42 है। प्लानेट 42 फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स एंड वर्कशॉप। स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ एम्यूनिटीज़, ये दोनों प्लानेट्स को क्लब कर दिया गया है अभी, और इसको बोल दिया गया है प्लानेट 51। सो स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ यूनिटीज़ के लिए कोई अलग से प्लानेट नहीं है दोनों के लिए, इसको क्लब करके अभी प्लानेट 51 बना दिया गया है, जो कि स्टाफ वेलफेयर के नाम से है। ठीक है, विच इज़ ए प्लानेट फॉर प्रपोजल फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन वर्कशॉप। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन वर्कशॉप, ठीक है, तो प्लान हेड की बात की जा रही है यहाँ पे, फॉर प्रपोजल फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन वर्कशॉप्स। तो वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो प्लानेट 16 है उसके बारे में अगर बात करें, तो प्लानेट 16 इज नथिंग बट अ ट्रैफिक फैसिलिटीज़। 41 मैंने आपको बता दिया MNP। 42 आपको बता दिया वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स, या प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्लूडिंग वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स इंक्लूड PU, सॉरी। इसके अलावा 51 आपको बता दिया मैंने स्टाफ वेलफेयर, तो इसका आंसर 42 ही होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे जीके के स्टार्ट हो गए। ओके, तो इसे हम किसी और अदर सेक्शन में देखेंगे, इस पेपर को, जीके सेक्शन को। अभी हमने इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस को डिस्कस करा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो थम्स अप दें। और साथ में आप जो है तो बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सुपर थैंक्स ऑप्शन क्लिक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।